वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। अब ये जो बुक है, ये बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक है, इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारा जो भारत था, जब हमारा भारत बना, यानी कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, पार्टीशन के बाद, जब पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो नेशन बना हमारा, इंडिया एक नेशन बना, तब के जो चैलेंजेस थे वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है, ठीक है। और इस फ़ोटो से आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया का फ्लैग है, ठीक है। और ये बात है कोलकाता की, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पर कोलकाता में 1947 में ये कम्युनल वायलेंस जो है उसका एंड यहाँ पर दर्शाते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने फ्लैग्स को साथ में फहराते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी। ये एक रेयर फोटोग्राफ है जो कैप्चर की गई थी उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ साल जो थे, जब इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस हुआ, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चैलेंजेस फेस किए गए, ठीक है। अब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो हमें फेस करने ही पड़ते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ मोस्ट प्रेसिंग वंस कंसर्न नेशनल यूनिटी, और कुछ जो थे नेशनल यूनिटी या और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उससे रिलेटेड चैलेंजेस थे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इस बुक ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम 3 चैलेंजेस जो हैं वो स्टडी करने वाले हैं जो कि हमने फेस किए। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे, ठीक है। 3 चैलेंजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे? नहीं, 3 चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे। लेकिन ये एक कैटेगरी में या फिर काइंड्स में, 3 काइंड्स के 3 कैटेगरीज के इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चैलेंजेस थे, 3 चैलेंजेस जो थे नेशन के, उनको सक्सेसफुली डिस्कस किया गया, ओके। और फ्रीडम जो थी वो पार्टीशन के साथ आई, यानी कि फ्रीडम हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत मतलब बहुत कह सकते हैं दर्द भरा पार्टीशन हुआ था, उसके बाद फ्रीडम मिली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि माइग्रेशन हुआ था लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत माइग्रेशन हुआ था, पेनफुल ये पार्टीशन रहा था। और जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन यूनियन में, इसको भी अर्जेंट रिजोल्यूशन की ज़रूरत थी, ठीक है, चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंटरनल बाउंड्रीज जो थी कंट्री की, उसे भी, यानी कि अगर जो हमारा इंडिया है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको भी ड्रॉ करने की ज़रूरत थी, ओके। तो जो नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स होंगे उसमें हम बाकी के जो काइंड्स के चैलेंजेस हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक चैलेंज तो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेकंड वाला चैलेंज है वो सेकंड चैप्टर में, और जो थर्ड चैलेंज है वो हम किस में पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। अब यहाँ पर बताया गया कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14th-15th अगस्त 1947, यानी कि 14 और 15 अगस्त जो था 1947 में, उसकी मिडनाइट यानी कि रात की बात की गई है, आधी रात की बात की गई है, तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। और उस इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने एक स्पेशल सेशन रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप अच्छे से जानते हैं कौन होती है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको बनाया था, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा था। तो उस रात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ एक स्पेशल सेशन रखा, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक स्पीच दी जिसको क्या नाम दिया गया? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच थी जो उन्होंने दी थी उस टाइम पर। अब ये वो मोमेंट था जो इंडियंस जिसके लिए वेट कर रहे थे, यानी कि
अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो वेट कर रहे थे। तो हमने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नेशनल मूवमेंट में लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन दो गोल्स जो जिस पर सबने एग्री कर लिया, वो दो गोल्स कौन से थे? वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम एक कंट्री, हमारी जो कंट्री है हम उसको कैसे चलाएंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ चलाएंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है। किसी भी तरीके की मोनार्कियल वहाँ पर सिस्टम नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा। और सेकंड क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगी, ठीक है। पर्टिकुलरली जो पुअर पीपल हैं, जो सोशल डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए काम करेगी। जैसे सोशल ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह जो हो गए, ठीक है, जो डिसएडवांटेज्ड हैं। नाउ दैट कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट। अब कंट्री क्या है? इंडिपेंडेंट है। एंड द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। और अब लोग जो थे उनको फ्रीडम मिलने वाली है। मतलब उस टाइम की बात हो रही है ना, तो उस टाइम पर लोगों को फ्रीडम का जो लोग थे वो वेट कर रहे थे। तो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इतना ईजी नहीं था जितना मैंने आपको बता दिया कि 3 चैलेंजेस फेस करने थे, उनका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा। इतना ईजी ये नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस के साथ जो इंडिया है उसको फेस करना पड़ा था। परहैप्स कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की जैसे इंडिया ने 1947 में फेस की। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी। फ्रीडम जो थी वो मिली, तो लोगों को फ्रीडम तो मिली, बट पार्टीशन के साथ मिली। और पार्टीशन भी ऐसे ही नहीं हुआ, पार्टीशन भी बहुत पेनफुल था। जो ईयर था 1947, वो एक ईयर था अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस का एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नॉट नॉन, मतलब पहले से जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा वायलेंस वहाँ पर क्रिएट हो गया था। और ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों को जाना पड़ रहा था। लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में, ठीक है। जैसे इंडिया, ये अगर ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो लोग जो थे, जो उनको चॉइस दी गई थी कि इंडिया में रहना चाहते तो इंडिया में रहे, वरना पाकिस्तान में। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने तो क्या कहा था कि उनको तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी चाहिए। लेकिन इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि इंडिया तो सेक्युलर है, ठीक है। इंडिया में चाहे मुस्लिम रहे, चाहे हिंदूज रहे, या फिर कोई भी रिलीजन के लोग रहे, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से माइग्रेशन हुआ, ठीक है। एंड इट वॉज इन दिस सिचुएशन, और ये बहुत टेंशन की सिचुएशन थी जिसमें लोगों को इंडिपेंडेंस तो मिली, ठीक है। डिड नॉट मेक आर लीडर लूज साइट ऑफ मल्टीपल चेंजेस। लेकिन जो लीडर्स थे, उस टाइम के लीडर्स भली भांति जानते थे कि उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। तो ये पिक्चर है, ओके। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर दे रखा है कि एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि 200 साल पुराना जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया पर रूल कर रखा था, वो अब यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा था। तो उस टाइम की ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि वो जो 3 चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे, बल्कि ये 3 काइंड्स में, 3 कैटेगरीज में जो चैलेंजेस हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी कि चैलेंजेस सिर्फ 3 नहीं थे, उससे ज़्यादा चैलेंजेस थे, जिसको 3 कैटेगरीज में, काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसने 3 काइंड के चैलेंजेस जो हैं, 3 तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए थे। और जो पहला था वो था कि नेशन को शेप करना, कि जो यूनाइटेड रहे, यानी कि इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाना जो यूनाइटेड रहे लंबे समय तक, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी थी। तो इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इसके जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स यहाँ पर हैं। और उस टाइम पर ऐसा बिलीव किया जाता था
कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जिस कंट्री में होगी वो कंट्री कभी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साथ रह ही नहीं सकती। ऐसा वहाँ पर एक मतलब बिलीव किया गया था उस टाइम पर। जो पार्टीशन था कंट्री का, वो उस पार्टीशन के होने से लोग डर रहे थे और वहाँ पर एक सीरियस क्वेश्चन था लोगों के, इंडिया में जो लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए, कि क्या इंडिया जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री सरवाइव करेगा, यानी कि लंबे टाइम तक क्या इंडिया यूनिफाई रहेगा और क्या नेशनल यूनिटी इंडिया में बनी रहेगी। क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिजेक्ट कर देना। और वहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि जो टेरिटरीज हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा 500 से भी ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें डिवाइडेड था, तो उनका इंटीग्रेशन भी करना था, तो वो कैसे अचीव किया जाए। सेकंड जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, यानी कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट टू वोट हर किसी सिटीजन के पास है। और इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिस्टम अडॉप्ट किया है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है, और ये जो फीचर्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, यानी कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन होगा लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। अब जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है बट सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए इसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो चैलेंज था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तीसरा जो चैलेंज था वो था टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ठीक है, लोगों की जो वेलबींग है पूरी सोसाइटी की, सिर्फ कुछ सेक्शन के लिए नहीं बल्कि सभी सेक्शन के लिए लोगों की वेलबींग को एंश्योर करना, ये हमारा तीसरा चैलेंज था। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बताता है। जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस या फिर कल्चरल माइनॉरिटी में है, कल्चरल कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप हैं, तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी होता है, जिसमें अलग अलग गोल्स होते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट जिनको अपना सकती है। ठीक है, और जो रियल चैलेंज है अब वो है इफेक्टिव पॉलिसीज लेकर आना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सके। अब इंडिया ने ये तीन चैलेंजेस जो हैं उनसे कैसे रिस्पॉन्ड किया और कितना इंडिया जो है वो कितनी उसको सक्सेस मिली, दिस एंटायर बुक, ये जो पूरी बुक है ये इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है। जो बुक है वो पॉलिटिक्स की इंडिया में स्टोरी बताती है, इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस, ताकि टू इक्विप यू टू डेवलप योर ऑन आंसर, ताकि आप अपने खुद के आंसर डेवलप कर सके ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए। और पहले जो 3 चैप्टर्स है उसमें हम 3 चैलेंजेस के बारे में ही स्टडी करेंगे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर आए। और इस चैप्टर में हम पहले चैलेंज पर फोकस करेंगे नेशन बिल्डिंग का, यानी कि इंडिया को नेशन बनाने के टाइम पर जो पहला चैलेंज जो फेस हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम इसमें कुछ इवेंट्स देखेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के अराउंड जो डेवलप हुए, फॉर्म हुए। ये हमें हेल्प कर सकता है ये समझने के लिए कि क्यों जो नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी का जो इशू है वो एक प्राइमरी चैलेंज बन गया इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो कैसे नेशन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कैसे इसकी जो हिस्ट्री है, जो लोग हैं यहाँ के कैसे वो यूनाइटेड रहे। ये जो यूनिटी है ये लोगों की एस्पिरेशंस बताती है, लोगों की अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स डील विद द डिस्पैरिटीज़, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है, डिफरेंस है लोगों में, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल में। तो यहाँ पर लोगों की यूनिटी जो है वो लोगों की एस्पिरेशन को भी दर्शाती है।
इन दी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हम क्या पढ़ेंगे, चैलेंज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्वालिटी और जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने का। ये हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर 3 पिक्चर्स दे रखी है जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही बनाई गई थी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बोला गया कि ये जो 3 स्टेम्प्स हैं ये 1950 में इशू की गई थी फर्स्ट रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी 1950 के लिए। So what do the images on these stamps tell you about the challenges to the new republic? तो ये क्या चीज़ दर्शाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों स्टैम्प्स में से कोई एक स्टैम्प चूज करने हैं तो आप कौन सी स्टैम्प जो है वो चूज करेंगे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर इसका जो मतलब है, यहाँ पर एक चरखा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कपड़ा भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि गांधी जी का कॉन्सेप्ट था सेल्फ रिलायंस का, यानी कि इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। ये वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पर क्या दिखाती है, यहाँ पर ये इंडिया जो थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो ज़्यादा होता था। इसी चीज़ को ये पिक्चर दर्शाती है। और ये जो थर्ड वाली पिक्चर है यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये क्या दर्शाती है कि जब रिपब्लिक डे पर जो उत्सव एक तरीके से उस चीज़ को ये दर्शाती है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उस वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई थी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है माइग्रेशन होना। तो लोगों का माइग्रेशन हुआ था एक जगह से दूसरी जगह पर। जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो इंडिया में आना चाहते थे वो इंडिया में आ रहे थे, और इंडिया के कुछ जो लोग थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान में जा रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर। और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि दोबारा से किसी जगह को दोबारा से स्थापित करना। तो अब जैसे पाकिस्तान जो है वो दोबारा से बना था, तो वो इंडिया का पार्ट, लेकिन वो क्या बना, दोबारा से बना। साथ ही इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिहैबिलिटेशन भी हो रहा था। अब 15 अगस्त 1947 में नॉट वन बट 2 नेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक नेशन नहीं बना, 2 नेशन यहाँ पर बनी। और वो कौन कौन से 2 नेशन थे, इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 नेशन बनी। एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, ये पार्टीशन का रिजल्ट था। पार्टीशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और ये अलग अलग नेशन स्टेट्स बनी। डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। एंड द ड्राइंग ऑफ बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क्ड द कल्म्यूनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री बुक्स। तो कल्म्यूनेशन का मतलब होता है पीक पर पहुंचना, हाई या फिर पीक। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो थी वो अपनी पीक पर पहुंच गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2 नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि वो 2 नेशन थ्योरी चाहते थे। इस 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं ये डिमांड कर रहे थे कि ये अलग से एक मुस्लिम जो नेशन है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने अलग से पाकिस्तान को क्रिएट किया। और इंडिया में ये डिमांड नहीं थी, इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है, तो इंडिया में भी इंडिया में तो ये ऑर्डर दे दिया गया था कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। तो इस तरीके से 2 नेशन थ्योरी जो है यहाँ पर डेवलप हो गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। एंड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 बट 2 पीपल। इंडिया में एक मतलब कोई भी एक पीपल नहीं थे, 2 पीपल थे, 2 टाइप के पीपल थे। अब वो कौन थे, हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदूज भी रह रहे थे, मुस्लिम्स भी रह रहे थे। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पर बढ़ी, एक सेपरेट कंट्री बनाई गई मुस्लिम्स के लिए।
और जो कांग्रेस है उसने इस थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, और ये पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको भी अपोज किया। लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए काफ़ी सारे 1940s में, पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में, ब्रिटिश का भी रोल यहाँ पर था। तो उससे ऐसा डिसीजन बाद में निकल कर आया, ये रिजल्ट आया कि पाकिस्तान का क्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टॉपिक्स आते हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो पहले हम प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ेंगे, यानी कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देन इट वाज डिसाइडेड दैट व्हाट वाज टिल देन नॉन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। अब जब पहले तक, पार्टीशन से पहले तक जो जो देश इंडिया जाना जाता था, अब वो देश इंडिया में नहीं, अब वो दो जगह में डिवाइड हो गया है। एक तो इंडिया ही है और दूसरा पाकिस्तान है, दो नेशंस में डिवाइड हो गया, जिसको पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऐसा जो डिवीजन है वो सिर्फ पेनफुल ही नहीं था, बल्कि साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ये डिसाइड करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जो लीडर्स थे वो जानते थे कि जब पार्टीशन होगा तो पार्टीशन बहुत पेनफुल होगा, साथ ही साथ डिवीजन भी होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बहुत डिफ़िकल्टी से ही इसको डिसाइड किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट भी बहुत डिफ़िकल्टी से ही किया गया था। ऐसा डिसाइड किया गया था कि रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे अगर कोई भी स्टेट है, ठीक है, और वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और हिंदूज कम है, या फिर और कोई रिलीजन कम है, ठीक है, अगर कोई ऐसी स्टेट है तो यहाँ पर मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और जहाँ पर हिंदूज मेजॉरिटीज़ में है, हिंदूज की जहाँ पर मेजॉरिटी है वहाँ पर इंडिया बना दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये थ्योरी कहती है, रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ में। और इसका बेसिकली क्या मतलब था कि जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी जो है वो इंडिया बनेगा, क्योंकि इंडिया में किसी एक रिलीजन की डिमांड नहीं थी, बल्कि इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया में तो कोई भी, बहुत सारे रिलीजन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो आइडिया है ये बेशक से बहुत सिंपल दिख रहा हो, लेकिन इसमें बहुत तरीकों की डिफ़िकल्टीज यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ऐसी कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की ब्रिटिश इंडिया में। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये इंडिया है, ये जो मैप है ये 1947 से पहले का मैप है, और यहाँ पर मतलब इस पूरे को इंडिया ही कहा जाता था। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था इसमें मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है, और यहाँ पर भी मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है। ये दो स्टेट्स ऐसी थी, तो मतलब सिंगल बेल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर पाकिस्तान है, एक यहाँ पर पाकिस्तान है, इनको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं बन पा रहा है, तो काफ़ी सारे लीडर्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन इसको बाद में मना कर दिया गया, क्योंकि फिर तो इंडिया तो ख़त्म ही हो जाएगा अगर यहाँ से पूरा, अगर मुस्लिम स्टेट बना दी जाएगी, यहाँ पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल बेल्ट नहीं थी, इसलिए एक डिफ़िकल्टी तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जित अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी ना, उसमें से सभी लोग जो है वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे, जो खान अब्दुल गफर खान हैं, तो द अनडिस्प्यूटेड लीडर, जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, जिसको फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, और इनकी जो वॉइस थी, यानी कि इनकी जो बातें थी अपोज करने की जो चीज़ थी, इसको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के हिसाब से ही पार्टीशन हुआ। एंड जो WFP, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस जो है वो बना, ताकि पाकिस्तान को इमर्ज किया जा सके। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो प्रोविंसेस थे, जैसे पंजाब और बंगाल, दोनों में ही क्या थे, मुस्लिम मेजॉरिटी थी।
लेकिन पंजाब और बंगाल बंगाल के कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में नहीं थे, बाकी रिलीजन मेजॉरिटी में थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ एरियाज ऐसे थे। तो अगर पूरे को ही अगर पाकिस्तान बना दिया जाए तो ये भी फेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी में जो थे ही नहीं। तो यहाँ पर तो टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, जो कि बहुत हैड अ वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। इवेंचुअली ऐसा डिसाइड किया गया कि ये जो दो प्रोविंसेस हैं that would be bifurcated according to religious majority at the district or even lower level। तो इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको भी जैसे डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर लेवल पर ऐसे ही इनको डिवाइड किया जाएगा। इस डिसीजन का ये मत दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय मिडनाइट। ये सिर्फ रातों रात में नहीं बना था ये डिसीजन। इसका मतलब है कि दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो। काफी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इंडिपेंडेंस के डे पर वो इंडिया में आएंगे या फिर पाकिस्तान में। द पार्टीशन जो था इन दोनों ही प्रोविंसेस का, तो इसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है लोगों के लिए क्रिएट कर दी थी। एंड दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल of all the problem of partition, this was the problem of minorities on both sides of border। अब यहाँ पर एक फोर्थ प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज की बॉर्डर के दोनों साइड्स पर। तो काफी सारे लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो थे इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे हिंदूज और सिख्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और वैसे ही यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो फिर भी पंजाब और बंगाल में यानी कि इंडिया में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली भी प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ की, यानी कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के अलावा हिंदू और सिख्स यानी कि बाकी के जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में रह गए। और उसी तरीके से इंडियन जो स्टेट है वहाँ पर मुस्लिम्स में जो माइनॉरिटी में रह गए। तो लेकिन इंडिया जो है उसने तो पहले ही बोल दिया था कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हिंदूज और सिख्स को सफर करना पड़ा था। एंड दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम, यानी कि वो अपने खुद के घर में ही एलियंस हैं। उनको खुद से ही जो भी फैसिलिटी है सिटीजनशिप उनको नहीं मिल रही है इन दी लैंड वेयर दे कम, ऐसी लैंड पर जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स काफ़ी काफ़ी सालों तक सेंचुरीज तक जो रहे हैं, ऐसी जगह पर उन्हें एलियंस की तरह रहना पड़ रहा है। यानी कि उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई राइट्स नहीं है माइनॉरिटीज़ के पास। एज सुन एज इट बिकेम क्लियर दैट कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशनड, द माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। जैसे ये जो पार्टीशन था, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो जो माइनॉरिटीज थी ना दोनों ही साइड पर, उनको अटैक का सामना करना पड़ा, टारगेट बन गए वो एक तरीके से अटैक का। एंड नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। दोनों ही जगह पर ये प्रॉब्लम थी एंड नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। और किसी के पास भी ना ही पाकिस्तान के पास ना ही इंडिया के पास कुछ इस तरीके के प्लान थे जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इनिशियली जो लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, होप कर रहे थे कि जो वायलेंस है टेम्परेरी है और इसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट वेरी सून ये जो वायलेंस था ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जो माइनॉरिटीज थी दोनों ही साइड्स पर ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया विद नो ऑप्शन। कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस। कुछ ही घंटों के नोटिस पर उनके पास कोई चारा नहीं था अपने घर को छोड़ने के अलावा। तो इस तरीके से चार प्रॉब्लम्स हमने देखी। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम्स क्या थी? फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी कि जो वहां पर कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पर कुछ लोग जो है नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर थी पंजाब और बंगाल की प्रॉब्लम थी। और फोर्थ वन प्रॉब्लम माइनॉरिटी कम्युनिटीज की थी, जो जहाँ पर दोनों ही जगह इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह में माइनॉरिटी कम्युनिटी सफर करना पड़ा था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो जो ईयर था 1947,
वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे अब्रप्ट एंड अनप्लान्ड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नॉन। यानी कि हम सबको पता है कि 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। और वो जो जब भी कोई बुरा टाइम होता है और बुरे टाइम की कोई सिचुएशन होती है तो हमें वो टाइम जो है, वो साल जो है, बहुत लंबा लगने लग जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू हैप्पी डेज, मतलब जो खुश वाले दिन होते हैं, खुशी वाले दिन होते हैं, वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। और दुख वाले जो दिन होते हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे ही वो लार्जेस्ट ईयर था एंड मोस्ट अब्रप्ट, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब्ड वो ईयर माना जाता है। अनप्लान्ड, यानी कि प्लानिंग जो है वो अच्छे से पहले नहीं की गई थी। ठीक है, और ह्यूमन जो है, पॉपुलेशन जो है, उसका भी ट्रांसफ़र हुआ था। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मतलब दोनों ही साइड पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर और साथ ही साथ इंडिया के बॉर्डर पर भी किलिंग हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को मार रहे थे। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन की हेल्प भी कर रहे थे। ठीक है, एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी, देखो पीपल जो है, जो लोग हैं एक कम्युनिटी के लोग, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मार भी रहे थे। और सिटीज़ जैसे कि अब ये देखो, ये पहले तो ये पिक्चर दिखा रखी है यहाँ पे, ये पार्टीशन की पिक्चर है कि जो लोग जाना चाहते थे दूसरे बॉर्डर पर, एक बॉर्डर से, तो ये क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, और लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये डिवाइड हो गए कम्युनल जोन्स में। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजन के रिगार्डिंग बहुत यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हुआ था। एंड जो मुस्लिम्स हैं, दे वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया। वो कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू वाला एरिया है या फिर सिख, जहाँ पर सिख जो है वो लोग वहाँ पर रहते हैं इस इन रिलीजन के, तो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर एंटर करें। ठीक है, एंड सिमिलरली हिंदूज भी ऐसे ही, हिंदूज और सिख्स भी मुस्लिम से एरिया से दूर रह रहे थे। फोर्स टू अबंडन देयर होम्स, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ दें और बॉर्डर्स के पास चले जाएं। लोग जो हैं उन्होंने बहुत सफरिंग की थी, जो माइनॉरिटीज़ थी दोनों ही साइड्स पर, उनको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा था। और एक टेम्परेरी शेल्टर उन्होंने लिया था रेफ्यूजी कैंप्स में। होता क्या है कि देखो, पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में। अब लेट अस सपोज कि ये क्या है, बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। तो अब लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना घर छोड़ दे। ठीक है, तो लोग अपना घर छोड़ रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इट डजेंट मैटर कि कोई पर्सन है वो अमीर है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता था उस ईयर में। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और उनको है ना रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था। यानी कि बॉर्डर के आसपास इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे एक तरीके से कैंप्स जो हैं वो बना लिए थे, जिसमें कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही थी। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर, वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बताया, वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ऑन कंट्री, वो ट्रैवल कर रहे थे एक साइड से दूसरी साइड पर बॉर्डर के, बाई ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स, यानी कि जो जिससे भी वो चल मतलब जा सकते थे, वो सारे ट्रैवलिंग मीन्स जो हैं वो यूज़ कर रहे थे। चाहे वो पैदल जाके करे, ट्रेन से जाए जैसे हमने पिक्चर देखा, या फिर और किसी तरीके से जाए, बस से जाए। तो ऐसे जो उन्हें तरीका मिल रहा था लोगों को, वैसे वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोगों पर अटैक किया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, रेप कर दिया गया। बहुत सारी जो वुमेन थी उनको बहुत सफ़र करना पड़ा बॉर्डर की दोनों ही साइड्स पर, सिर्फ क्योंकि उस टाइम तो क्या था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन पर तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही था, और इस टाइम पर तो और भी ज़्यादा होता था। उनको फोर्स किया जाता था अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर ले वो।
उनको फोर्स किया जाता था मैरिज करने के लिए दूसरे रिलीजन से, ठीक है, दूसरे रिलीजन के लोग फोर्स करते थे। और काफ़ी सारी केसेस में तो क्या हुआ है कि वुमेन अपनी खुद की फैमिली के द्वारा मार दी गई, फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा मतलब वायलेंस क्रिएट हो गया था कि फैमिली मेम्बर्स को भी लगा था कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे ना तो कोई और इसे उठा कर ले जाएगा, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो फैमिली ओनर के उसमें ये सारे फैमिली मेम्बर्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स मार देते थे अपने घर में जो वुमेन होती थी। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे थे अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको कहाँ पता होता है उनका घर कहाँ है, और उस टाइम तो कोई फिक्स जगह थी ही नहीं, भीड़ हो गई होगी, तो उस भीड़ में भी जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स जो हैं उनसे दूर हो जाते थे। एंड दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, और जिन्होंने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, सपोज इंडिया से जो लोग पाकिस्तान में गए, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर उनको कोई घर नहीं मिला, क्योंकि वो देखो पहले तो वो इंडिया में रहते थे, इंडिया में तो उनके पास एक घर था, वो रहते थे, बट वो अब ऐसा कहा गया कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना, तो जब वो पाकिस्तान में जाएंगे तब एकदम से थोड़ी उनको घर मिल जाएगा, तो उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था। एंड फॉर लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज कंट्रीज फ्रीडम मीन्ट लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स। अब ये नहीं है कि कुछ दिनों के लिए ऐसा हो, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था तो बहुत मतलब रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग रहते हैं ना, काफ़ी महीनों तक या फिर काफ़ी साल तक भी हम कह सकते हैं कि ये लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था। जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिल्म मेकर्स थे इंडिया में और पाकिस्तान में, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो रही है, सफरिंग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वायलेंस क्रिएट हो रहा है। अपनी नॉवेल्स में उन्होंने लिखा, शॉर्ट स्टोरीज बनाई, पोम्स लिखी, फिल्म्स लिखी। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that survivors themselves used to describe partition as a division of herds. अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ हर्ट्स क्यों कहा गया? उस टाइम पर है ना, मतलब सिर्फ लोग ही जुदा नहीं हो रहे थे, लोगों के दिल भी जुदा हो रहे थे। एंड द पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज लाइबिलिटीज, मतलब पार्टीशन में ऐसा नहीं था कि लोगों की प्रॉपर्टी जो है उसका डिवीजन हो रहा है, उनकी फैसिलिटीज का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उनके सामानों का डिवीजन हो रहा है, बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिवीजन भी हो रहा था कंट्री में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन भी हो रहा था। बट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड आर फाइनेंशियल एसेट्स, और कुछ फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि फाइनेंशियल गुड्स जो थे, यानी कि सामान जो थे वो भी डिवाइड हो रहे थे, जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो डिवाइड हो रही थी, क्योंकि एक जगह से लोग दूसरी जगह पर जा रहे थे, अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, अब दूसरी जगह पर उनको कोई घर मिला नहीं। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, रेलवे के एम्प्लॉय थे, वो डिवाइड हो गए थे। एंड अबव ऑल इट वाज वायलेंट सेपरेशन, ये बहुत वायलेंट सेपरेशन था कम्युनिटीज़ का, ठीक है। जो लोग एक टाइम पर नेबर्स की तरह रह रहे थे, तो पार्टीशन की वजह से उनको अलग होना पड़ा था, अलग अलग देशों में रहना पड़ा था। और ये एस्टिमेट किया गया था कि पार्टीशन की वजह से 80 लाख पीपल जो है उन्होंने माइग्रेट किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र हुए। एंड बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड, और 5 से 10 लाख जो लोग हैं उनको पार्टीशन की वजह से मार दिया गया। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, इनके अलावा क्या था कि पार्टीशन पोज्ड अनदर डीपर इशू, एक और इशू था यहाँ पर पार्टीशन की वजह से जो हो रहा था, जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था। इंडियन नेशनल स्ट्रगल के जो लीडर्स थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे इस टू नेशन थ्योरी में, ठीक है, मतलब उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था कि टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने फोर्स किया ये टू नेशन थ्योरी के लिए, और पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ रिलीजन के बेसिस पर। डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? क्या इससे हम ये समझे कि हिंदू नेशन बन जाता है जब पार्टीशन होता है, इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाता है? लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर है नो।
क्योंकि मुस्लिम्स ने तो डिमांड कर ली थी कि हमें तो सिर्फ अपने जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री बनानी है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया ने जो है सभी लोगों को वेलकम किया, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इंडिया कोई हिंदू नेशन इस तरीके से, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, तो हिंदू नेशन इस तरीके से यहाँ पर कोई भी नहीं बना। Even after large-scale migration of Muslims to newly created Pakistan, Muslim population in India, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर माइग्रेशन होने के बाद भी इंडिया में फिर भी 12% मुस्लिम्स जो हैं वो बचे थे टोटल पॉपुलेशन में से 1951 में। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम, तो कैसे इन्होंने यहाँ पर जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं उनको कैसे ट्रीट किया, या फिर जो बाकी के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में थी उनको कैसे ट्रीट किया, जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जूस, उनको कैसे ट्रीट किया। तो जो पार्टीशन था हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सेवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ में, हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले ही इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था। तो वहाँ पर देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी कि पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए भी मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया ताकि जो मुस्लिम्स का इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया में। तो इंडिया में मुस्लिम लीग जो है वो उसको फॉर्म किया गया, बनाया गया। इट वॉज इन फोरफ्रंट ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन। ठीक है, तो जो पाकिस्तान था वो एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बनाना चाहता था, एंड वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई जो कि जो हिंदूज थे, विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हिंदूज इन बॉर्डर टू टर्न इंडिया इनटू हिंदू नेशन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडिया में जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाने के लिए। तो कुछ लोग ये भी चाहते थे कि इंडिया पूरी तरीके से हिंदू नेशन बन जाए, लेकिन इस तरीके की थ्योरी यहाँ पर नहीं अप्लाई की गई थी क्योंकि इंडिया को एक सेक्युलर जो प्रिंसिपल था वही दिया गया था। लेकिन काफ़ी सारे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के वो बिलीव करते थे कि इंडिया को जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वली, एंड दैट इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो सुपीरियर स्टेटस दे, superior status to adherents of one faith and interior to those who practiced another religion. All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया पूरी तरीके से सेक्युलर रहे और यहाँ पर सबको इक्वल, मतलब रिलीजन में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल फैसिलिटी मिले, सब कुछ इक्वल हो, इक्वालिटी क्रिएट हो। बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो उन्होंने मतलब सबको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, एंड उन्होंने सेकुलर नेशन का जो आइडियल है उसको बरकरार रखा, और ये जो आइडियल था इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, यानी कि महात्मा गांधी का योगदान क्या था। इस चीज़ को हम, मतलब क्या उन्होंने योगदान किया था, उनकी डेथ कैसे हुई थी, इस चीज़ को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं किया था। यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे जब हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो सेलिब्रेशंस हो रहे थे, लेकिन उन सेलिब्रेशंस में महात्मा गांधी ने किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं किया था। वो कोलकाता में थे उस टाइम पर, और कोलकाता में हिंदूज और मुस्लिम्स में रायोट्स हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था। ठीक है, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स में एक तरीके की लड़ाइयाँ हो रही थी। तो उस टाइम पर तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, कोलकाता में थे, और ये बहुत ज़्यादा दुखी थे इस कम्युनल वायलेंस की वजह से, कि रिलीजन की वजह से इतना ज़्यादा वायलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एंड disheartened that the principle of ahimsa, non violence,
and satyagrah active but non-violent resistance that he had lived and worked for। यानी कि जिसके लिए उन्होंने काम किया, महात्मा गांधी हमेशा कौन सा आइडिया रखते थे? अहिंसा का आइडिया, नॉन वायलेंस का, कि हमें किसी भी तरीके को किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है तो हमें नॉन वायलेंस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किसी भी तरीके की लड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड सत्याग्रह एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि सत्याग्रह में उन्होंने क्या कहा था कि एक्टिव होना चाहिए लेकिन फिर भी नॉन वायलेंस जो है उसी के प्रिंसिपल के साथ चलना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इसी चीज़ पर मेन फोकस रखा, नॉन वायलेंस पर। एंड ही फेल्ड टू बाइंड पीपल इन ट्रबल्ड टाइम्स, लेकिन वो फेल हो गए लोगों को एक साथ बाइंड करने में। यानी कि यहाँ पर उनका जो नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था वो फेल हो गया था, क्योंकि लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, और जिस वजह से ये कोलकाता में भी गए इस नॉन वायलेंस के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन ये फेल हो गए उस चीज़ में। गांधी जी वेंट ऑन टू प्रस्यूट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। तो उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परसुएड किया कि लोगों को हिंदूज और मुस्लिम्स में जो लड़ाइयाँ हो रही थी तो इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इस वायलेंस को जो है उन लोगों को क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी इसलिए वहाँ पर कोलकाता में भी गए। उनकी जो प्रेजेंस थी कोलकाता में ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। कुछ हद तक उनकी जो प्रेजेंस है वहाँ पर कोलकाता में गए, उन्होंने लोगों को समझाया, तो यहाँ पर लोग जो है कुछ हद तक जो लोग हैं वो मान भी गए थे। एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मोनी विद जॉयस डांसिंग इन द स्ट्रीट्स। और फिर बाद में जो है ये जो इंडिपेंडेंस डे था उसको सेलिब्रेट किया गया, आज़ादी आने वाली जो आज़ादी थी उसका सेलिब्रेशन जो है वहाँ पर किया गया एक पीस के साथ, हारमोनी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। एंड गांधी जीज प्रेयर मीटिंग अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स। और जब वो प्रे करते थे तो उनकी जो प्रेयर की जो मीटिंग्स होती थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड जो है यानी कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे। But this was as short as riots between Hindus and Muslims erupted once and again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. लेकिन ये जो ट्रबल की सिचुएशन थी वो फिर से क्रिएट हो गई और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में फिर से यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो गया, और इस वजह से गांधी जी ने जो है यहाँ पर भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी, ठीक है। ही रिजॉर्ट टू अ फास्ट टू ब्रिंग पीस, ताकि यहाँ पर शांति जो है वो लाई जा सके। इस वजह से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल यहाँ पर कर ली थी। एंड नेक्स्ट मंथ ही मूव टू दिल्ली। और बाद में मतलब एक जगह नहीं थी जहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो रहा था अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, बल्कि और भी जगह थी, जैसे कि फिर महात्मा गांधी को दिल्ली में भी जाना पड़ा, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। सो ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट इंश्योरिंग, वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अलो करना चाहिए कि वो इंडिया में डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ रहें एज इक्वल सिटीजन्स, यानी कि उनको भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उतनी सिटीजनशिप में राइट्स मिलने चाहिए, बाकी की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जैसे कि हिंदूज़ को इंडिया में मिली। एंड ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, टेंशन में थे। एंड ही वॉज अनहैप्पी विद वट ही सा एज द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान। अब कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है यहाँ पर कि कुछ ट्रेजरी भी थी, ठीक है, जो कि इंडिया के पास थी। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि वो जो पैसा है, वो जो फाइनेंशियल जो वहाँ पर रेवेन्यू है, जो वहाँ पर जो रेवेन्यू इंडिया में था, तो उसको पाकिस्तान के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी वैसी सिचुएशन में है जैसे इंडिया है, तो उसको भी बाकी पॉलिटिकल, सोशल और हर तरीके की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जो पाकिस्तान है उसको भी क्या मिले, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मिले, उनको भी हमें शेयर देना चाहिए, कम से कम आधा तो देना ही चाहिए जितना इंडिया के पास था। एंड विद ऑल, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना वो मना कर रही थी कि वो पाकिस्तान को ये शेयर नहीं देगी, लेकिन महात्मा गांधी इस चीज़ से अनहैप्पी थे। एंड विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948। उनका जो लास्ट फास्ट था
वो जनवरी 1948 में था। एंड एज इन कोलकाता हिज फास्ट हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली। और उन जैसे कोलकाता में हुआ था वैसे ही दिल्ली में भी उनका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट था। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रेड्यूस्ड। दिल्ली में भी क्या हुआ था कि जो कम्युनल टेंशन थी, रिलीजन के बीच में जो वायलेंस क्रिएट हो रहा था, वो कुछ हद तक कम हो गया था। एंड मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स। जो दिल्ली के जो मुस्लिम्स थे, वहाँ पर जो मुस्लिम रिलीजन के जो लोग थे, और मतलब उसके आसपास, दिल्ली के आसपास कुछ एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम्स रहते, मतलब सराउंडेड थे मुस्लिम से, कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स। अब वो सेफली जो है अपने घर तक जा सकते थे। और जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने एग्री किया कि पाकिस्तान को जो भी उसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो पाकिस्तान को भी दी जाएगी, ठीक है। एंड गांधी जी एक्शन वर हाउ एवर नॉट लाइक बाय ऑल। हर कोई नहीं चाहता था कि गांधी जी के जो आइडियाज़ है वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि एक तरह से गांधी जी पाकिस्तान को सब मतलब पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन लोगों को लग रहा था कि इन कंडीशंस के लिए सिर्फ गांधी जी ही यहाँ पर जिम्मेदार है। उन्होंने ब्लेम किया, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी वो उसमें गांधी जी को ही ब्लेम किया। He was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge। और जो लोग चाहते थे कि जो हिंदूज हैं वो मुस्लिम से रिवेंज ले, बदला ले, तो वही लोग जो गांधी जी थे उनके खिलाफ थे, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हिंदूज के लिए कंट्री बने। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। वो कुछ लोग चाहते थे कि जैसे हिंदूज मतलब जैसे पाकिस्तान ने मुस्लिम्स की डिमांड रखी, वैसे इंडिया जो है वो हिंदू नेशन होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसी वजह से कुछ लोग महात्मा गांधी के खिलाफ भी थे। एंड दे अक्यूज्ड, उन्होंने क्या किया, गांधी जी पर ये आरोप लगाया कि गांधी जी जो हैं वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से तो मतलब गांधी जी ने कहा कि हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी पाकिस्तान में दे देने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो फिर भी जम्मू और कश्मीर पर अटैक भी कर रहा था। तो इस वजह से लोग जो हैं इस चीज़ से अनहैप्पी थे कि गांधी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड गांधी जी के जो थॉट थे कि ये जो लोग हैं, गांधी जी थॉट दैट दीज पीपल वर मिसगाइडेड। गांधी जी को लगा कि ऐसे ये जो लोग हैं इनको मिसगाइड किया जा रहा है। एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट एनी अटेम्प्ट टू मेक इंडिया इनटू कंट्री ओनली फॉर हिंदूज वुड डिस्ट्रॉय इंडिया। और वो कहते थे कि अगर इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दिया जाएगा तो इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड हिज स्टेडफास्ट परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सो मच दैट दे मेड सेवरल अटेम्प्ट टू असैसिनेट गांधी जी। अब वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो रिवेंज हो रहा था, दोनों एक दूसरे से रिवेंज ले रहे थे, वायलेंस क्रिएट हो रहा था, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे गांधी जी। लेकिन बाकी के जो लोग थे जो गांधी जी के खिलाफ थे, वो क्या चाहते थे कि गांधी जी को मार दिया जाए। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की गांधी जी को मारने की। एंड डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, इसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि ही refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer meetings। यानी कि उन्होंने किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं ली, ठीक है, अपनी किसी भी तरीके की सेफ्टी जो है वो नहीं रखी थी इसके बावजूद भी। और उन्होंने जो है जो भी प्रेयर मीटिंग्स होती थी वो उसमें मिलते रहते थे। और फाइनली 30 जनवरी 1948 को ऐसा ही एक एक्सट्रीमिस्ट था जो कि हिंदू के फेवर में भी हो सकता है, तो ये था नाथूराम विनायक गोडसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नाथूराम विनायक गोडसे ने क्या किया, इन्होंने ये जैसे इवनिंग प्रेयर हो रही थी और उस टाइम पर गांधी जी दिल्ली में थे, इवनिंग प्रेयर कर रहे थे। तो उस टाइम उनके ऊपर 3 बुलेट्स जो हैं उससे उनको फायर कर दिया गया, शूट कर दिया गया उन पर। और उसी टाइम इंस्टेंटली उसी टाइम गांधी जी की वहाँ पर डेथ हो गई। एंड दस एंडेड अ लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल। और इस तरीके से गांधी जी का जो इतना लंबा स्ट्रगल था ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए, टॉलरेंस के लिए, ये आइडिया वहीं पर एंड हो गया। एंड गांधी जी's death had an almost magical effect on the communal situation in the country। और गांधी जी की डेथ का भी इतना ज़्यादा मतलब मैजिकल इफेक्ट पड़ा लोगों पर, कम्युनल सिचुएशन जो वहाँ पर क्रिएट हो रही थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उस पर पार्टीशन रिलेटेड एंगर एंड वायलेंस सडनली सबसाइडेड।
अब ये जो पार्टीशन से रिलेटेड एंगर था, वायलेंस था, ये खत्म हो गया। गवर्नमेंट जो थी इंडिया की क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेटेड, दैट वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेटेड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो इनके ऊपर कार्रवाई कर सके, जो लोग हेटर क्रिएट कर रहे थे रिलीजन्स के बीच में, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में लोगों को भड़का रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर बैंड। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, इसको भी बैन कर दिया गया। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ टाइम के लिए। और कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी बिगेन टू लूज इट्स अपील, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स, जो रिलीजन के ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उस चीज को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो गांधी जी का डेथ भी इतनी ज्यादा मैजिकल इफेक्ट यहाँ पर लेकर आई। जब वो थे तब तो उन्होंने इतने ज्यादा आइडियाज फैलाए ही थे अच्छे वाले, तो बाद में भी उन्होंने उनकी डेथ ने भी मैजिकल इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया था। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया, योगदान के बारे में बताया गया। हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होती हैं? जहाँ पर जो राजा वगैरह हैं उनका रूल चल रहा हो, ठीक है, जहाँ पर जो मोनार्क हैं उनका वहाँ पर रूल चल रहा हो, ऐसे को हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, ऐसी स्टेट्स को। और इंटीग्रेशन मतलब इनको जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? इंडिया के साथ जोड़ना, मतलब इंडिया के साथ इनको एक पार्ट बनाना, इंडिया का ही एक पार्ट बनाना। ये चीज़ जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब पहले ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले कॉलोनियल रूल चल रहा था, और कॉलोनियल रूल के टाइम की यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो हमारा था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी कि जिनको कौन कंट्रोल करते थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और सेकेंड वन हमारा कौन सा था? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर राजा वगैरह रूल करते थे। तो इन दो जो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों में ये जो हमारा इंडिया था वो डिवाइडेड था, या तो वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इसका ना एक मैप भी गिवन है आपकी बुक में, और ये रहा वो मैप, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि दिस इलिस्ट्रेशन, ये जो इलिस्ट्रेशन है इसमें आधा ब्लू से है, ब्लू कलर्ड है, और आधा जो है वो यहाँ पर येलो कलर्ड है। तो जो येलो कलर से है वो ब्रिटिश इंडिया है, और जो ब्लू कलर से है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर वाले कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर प्रिंस रूल कर रहे थे। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर प्रिंस रूल कर रहे थे। और अगर हम बात करें जो ब्रिटिश इंडिया है, तो वो कौन कौन से हिस्से थे? ये वाले जो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा कन्क्वर किए गए थे, ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ब्रिटिश का हमने देखा कि ब्रिटिश जो पार्ट्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी, और जो प्रिंसली स्टेट्स में थे वो प्रिंस कंट्रोल करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल बाय प्रिंसेस कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल, वो अपने इंटरनल यानी कि अंदर जो भी मतलब एक स्टेट है, तो उस स्टेट में अगर कोई एक राजा है तो इस राजा के अंडर ही ये पूरी स्टेट होती थी, ठीक है। और यही इसमें जो भी इंटरनल अफेयर्स थे उसमें काम करते थे, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। दिस वॉज कॉल्ड, मतलब ब्रिटिश को जब तक ये सुप्रीमेसी पर रहने देते थे, ऊपर रहने देते थे, तब तक दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेसी। इसी को पैरामाउंटेसी या फिर सुजेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। मतलब ये ब्रिटिश को ऊपर रखते थे जो राजा महाराजा, ठीक है, ब्रिटिश को ही सुप्रीमेसी ब्रिटिश की थी। पैरामाउंटेसी, इस पैरामाउंटेसिस को कहा गया है, ठीक है, दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजेरेनिटी। प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो बताया गया प्रिंसली स्टेट्स का, कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो 1/3 हिस्से को कवर करती थी। फिर भी 1/3 हिस्सा किसके पास था? प्रिंस के पास था, जो राजा थे वहाँ के उनके पास था।
एंड 1 out of 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, यानी कि अगर एस्टिमेट बताया गया कि अगर 4 इंडियंस हैं तो हर 4 इंडियन में से एक इंडियन जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो है प्रॉब्लम एंड दूसरा है हमारा गवर्नमेंट्स अप्रोच। तो पहले हम प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी अब इंटीग्रेशन के लिए। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा अनाउंस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over princely state would also lapse। अब इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिली थी उससे पहले ऐसा अनाउंस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जैसे ही उनका जो रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा तो जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनका जो प्रिंसली स्टेट पर जो उनकी पैरामाउंटेसी थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स पर जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वो भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं एज मनी एज 565 इन ऑल, मतलब 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी कि 565 हैं, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं ना प्रिंसली स्टेट्स, ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, मतलब इनके पास वैसे तो चॉइस थी जब इंडिपेंडेंस हुई कि या तो पाकिस्तान के साथ जाओ या इंडिया के साथ रहो या फिर इंडिपेंडेंट बन जाओ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दी स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन। हाँ, यहाँ पर भी रखा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कहा कि आप या तो इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो, जैसा आप चाहो। तो जो डिसीजन है वो सिर्फ लोगों पर नहीं छोड़ा गया लेकिन प्रिंसली रूलर्स पर छोड़ा गया। लोग तो क्या चाहते थे कि हम तो इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे, क्योंकि जो राजा वगैरह होते थे वो जो लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, उनको मतलब जितनी उनको इंडिया के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको जितनी फ्रीडम दी जाएगी, राइट्स दिए जाएंगे, फैसिलिटीज दी जाएगी, शायद वो प्रिंसली रूलर्स जो हैं वो नहीं दे पाए उन्हें। एंड दिस वॉज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और कुछ थ्रेटन, ये जो यूनाइटेड इंडिया था ना उसकी एग्जिस्टेंस को भी थ्रेटन कर रही थी, डरा रही थी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर थे ट्रेवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। जो रूलर थे ट्रेवनकोर के, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो स्टेट है ना उसने इंडिपेंडेंस डिसाइड कर ली है। निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद के जो रूलर थे तो उन्होंने सिमिलर अनाउंसमेंट बनाई दूसरे दिन। ठीक है, एक तो पहला तो हो गया ट्रेवनकोर में, वहां पर क्या हुआ, ऐसी ही अनाउंसमेंट हो गई कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना, बट ये लोगों की इच्छा नहीं थी, ये इच्छा किसकी थी, ये रूलर की इच्छा थी। वही ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर हम इंडियन कंट्री के साथ मिल गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो रूल ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा वो लोग ऐसा जो राजा थे उस टाइम पर वो मानते थे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है वो इंडिया के साथ मिले। लेकिन लोग, जनता तो चाहती थी, लेकिन जनता की नहीं सुनी गई। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर हो जाता है सब कुछ। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल, अब यहाँ पर भोपाल के नवाब जो हैं, जिनको भोपाल में रूलर्स को नवाब कहा जाता है, वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस रिस्पॉन्स ऑफ रूलर्स, मतलब जो भोपाल के जो नवाब थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपोजिट थे, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अच्छी नहीं लगती थी, वो नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना। And this response of rulers of princely state mean that after independence, that was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। और ऐसा मतलब रूलर्स इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे थे कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना, नहीं मिलना है इंडिया के साथ। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स में जो रूलर्स हैं वो ऐसा कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है फिर भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो जाए इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी। जैसे यूरोप का अगर आप एरिया देखते हैं तो यूरोप की जो है, यूरोप में क्या है कि छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड है, यूरोप छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड है। मतलब हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में भी पढ़ा था कि हमारी जो
कोई भी मतलब स्टेट लगा लो, तो बेल्जियम एक कंट्री है, लेकिन हमारे इंडिया की स्टेट जो है ना वो इस कंट्री से भी बड़ी है। तो हमारी जो इंडिया है उसके हालात भी ऐसे ही हो जाते। इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट नहीं रहती, बल्कि इंडिपेंडेंट होकर वो छोटी छोटी कंट्रीज बन जाती। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दी स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक। और इस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी भी जो है वो इंश्योर्ड नहीं हो पाती, डेमोक्रेसी भी जो है लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि रूलर्स तो अपनी चलाते हैं। एंड दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी। जब इंडियन अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो यूनिटी के साथ साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। In most of these princely states, government were run in a non-democratic manner. लेकिन काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है ना वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर्स के तरीके से काम कर रही थी, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, सिर्फ रूलर जो हैं वही जो गद्दी है उस पर बैठे हुए हैं, लोगों पर रूल कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों की नहीं सुनी जा रही, क्योंकि लोग तो चाहते थे इंडिया के साथ मिलना, लेकिन यहाँ पर लोगों की तो कोई सुनी नहीं जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। एंड दी रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट टू देयर पॉपुलेशन। जो रूलर्स है ना वो नहीं चाहते थे कि उनकी पॉपुलेशन को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए, इस वजह से कि कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए, उनका रूल खतरे में ना पड़ जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर देखी। हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो है गवर्नमेंट्स अप्रोच। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या अप्रोच यूज करती है उस चीज को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो एक एक्शन लेती है अबाउट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्या, इंडिया जो है उसका क्या पॉसिबल डिवीजन हो सकता है, उस पर जो गवर्नमेंट है वो एक एक्शन लेती है इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइजेस में किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। जो मुस्लिम लीग है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करती थी, यानी कि मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिसीज होती थी या फिर जो भी एक्शंस होते थे वो पसंद नहीं आते थे, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही अपोजिट थे एंड टुक द व्यू दैट स्टेट्स, और ये जो मुस्लिम लीग है वो कहती है कि जो स्टेट है उनको हमें उनको हमें इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। दे शुड बी फ्री, कि वो बिल्कुल फ्री है जिस तरीके से वो जहाँ पर जाना चाहती है, वेदर टू इंटीग्रेट इन इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहे, तो वो फ्री है। सरदार पटेल जो हैं वो इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया। जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नेगोशिएट करने में, उनके साथ डिस्कस करने में, उनको परसुएड करने में, मतलब जो सरदार पटेल थे यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर प्रिंस रूल करते थे। अब ये जो सरदार पटेल है इन्होंने ये जो प्रिंसेस है इनसे जाकर इनको परसुएड किया कि ये इंडिया के साथ मिल जाए। फर्मली स्ट्रांगली भी कहा, बट डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेसी के तरीके से भी इनको कन्विंस किया। एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन, और काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडियन यूनियन में मिला दिया। अब ये इजी दिख रहा होगा, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसको एक स्किलफुल परसुएशन चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्किलफुल पर्सन चाहिए जो परसुएड कर सके जो भी वहाँ पर किंग थे। अब वहाँ पर जैसे 26 स्मॉल स्टेट्स थी, जब जिसको हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं, तो उसी ओडिशा में उस टाइम पर 26 स्मॉल स्टेट्स थी। सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, उसमें 14 बिग स्टेट्स थी एंड 119 वहाँ पर स्मॉल स्टेट्स थी, और बहुत सारे न्यूमरस जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो भी थे। जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो उसने 3 कंसिडरेशंस को फॉलो किया। पहली चीज़ क्या थी कि जो लोग हैं ना, प्रिंसली स्टेट्स के जो ज़्यादातर लोग हैं वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाए,
ठीक है, तो 3 कंसिडरेशन के द्वारा उनको गाइड किया गया कि एक तो ये था कि जो लोग हैं वो ये चाहते थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन में मिल जाए, लेकिन वहाँ के राजा वगैरह ऐसा नहीं चाहते थे। जो गवर्नमेंट थी उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया कि वो इन अलग अलग रीजन्स को, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इन सभी रीजन्स को ऑटोनॉमी दे सके। ठीक है, इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो पावर है वो दे सके। जो आइडिया था, the idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region। यानी कि एक ऐसा अप्रोच लगाया जाए, एक ऐसा आइडिया लगाया जाए जिससे जो रीजन्स है उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। तीसरी चीज क्या थी, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन विच ब्रोट इनटू focus the contest over demarcation of the territory, integration and consolidation of territorial boundaries of nation had assumed supreme importance। जो इंटीग्रेशन था, जो कंसोलिडेशन था टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, यानी कि इंडिया के साथ मिलना, जो बाकी की कंट्रीज थी, सॉरी जो बाकी की स्टेट्स थी, तो उन स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाना ही मेन फोकस था, कि इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना था उन सारी स्टेट्स को। यही सुप्रीम इम्पोर्टेंस इसी चीज को दी गई, इसी पर मेन फोकस रखा गया। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले, 1947 से पहले, पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रोट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट हुज टेरिटरीज वर कंटिग्यूअस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन। यहाँ पर जो ये वर्ड है कॉन्टिग्यूअस, इसका मतलब होता है शेयरिंग कॉमन बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर जो है उसको शेयर करना। तो जो जितनी भी स्टेट्स थी तो वहाँ पर पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल डिस्कशन, पीसफुल तरीके से डिस्कशन किया गया। जिनकी जो टेरिटरीज थी वो सेम बॉर्डर को शेयर करती थी, तो वहाँ पर नई बाउंड्रीज को क्रिएट किया गया इंडियन यूनियन में। और जो रूलर्स थे स्टेट्स के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया जिसको कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब था कि वो एग्री कर लेते हैं कि वो इंडिया के यूनियन के पार्ट हैं। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, तो ये जो कुछ स्टेट्स थी तो इनके लिए डिफिकल्ट था। ये इन्होंने बहुत जल्दी अपने जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ नहीं मिलाई थी। जो इशू था जूनागढ़ का, उसको एक प्लेबिसाइट के द्वारा सॉल्व किया गया। इसका मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाय एलिजिबल वोटर्स टू डिसाइड एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन, कि कोई भी पब्लिक क्वेश्चन है तो उस पर एक डायरेक्ट वोट जो है वो किए जाते हैं। पब्लिक क्वेश्चन पर एक डायरेक्ट वोट की जाती है, यानी कि लोगों के द्वारा वहां पर वोट की गई थी, और इस वोट के तरीके से ही जूनागढ़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो ज्वाइन हो इंडिया के साथ, तो इसलिए फिर ये बाद में इंडिया के साथ मिला। So you will read about Kashmir in chapter 8 and here let us look at the cases of Hyderabad and मणिपुर। अब यहाँ पर दो केसेस के बारे में हम देखेंगे, एक तो हैदराबाद के बारे में और दूसरा कौन सा है, मणिपुर के बारे में। तो सबसे पहले हैदराबाद के बारे में यहाँ पर है गवर्नमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसने कैसे जो बाकी की स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट कराया इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के साथ बाकी की स्टेट्स को कैसे जोड़ा, एक्सेशन कैसे किया। अब कुछ स्टेट्स हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो बहुत जल्दी नहीं मानी थी, उनको उनमें जो लीडर्स हैं उन्होंने डिफिकल्टी फील की कि वो उनको नेशन जो है हमारा इंडिया जो है उनके साथ इंटीग्रेट नहीं करवा पा रहे हैं कुछ स्टेट्स को। तो उनमें से एक स्टेट है हैदराबाद, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हैदराबाद जो थी वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट में से एक थी, सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। कुछ पार्ट्स जो थे पुराने हैदराबाद स्टेट के, यानी कि जो पहले के टाइम पर जो हैदराबाद जो स्टेट है उसके कुछ पार्ट्स जो थे, उस स्टेट के कुछ पार्ट्स जो थे, जैसे ये हैदराबाद है तो इस स्टेट के सपोज ये कुछ पार्ट्स हैं, तो ये जो इस तरीके के कुछ पार्ट्स जो थे वो महाराष्ट्र के आज इस टाइम पर अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो आज के टाइम पर इनको महाराष्ट्र के पार्ट्स कहा जाएगा।
यानी कि महाराष्ट्र में आज के टाइम पर आ गए हैं। तो कुछ पार्ट्स जो है हैदराबाद की स्टेट के वो आज महाराष्ट्र की पार्ट है, महाराष्ट्र की जो स्टेट है उसके पार्ट है। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तो इन तीनों ही स्टेट, ये तीनों ही जो स्टेट हैं, अब हैदराबाद के कुछ पार्ट इन तीनों ही स्टेट्स में अब कंसोलिडेट हो चुके हैं। इट्स रूलर, इनके जो रूलर थे हैदराबाद के उस टाइम पर, जो रूलर थे उनको एक नाम से बोला जाता था, निजम। इस नाम से उनको बोला जाता था। अलग अलग जैसे रूलर होते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो निजम वहां पर कहा जाता था, टाइटल दिया जाता था, जो कि बहुत रिचेस्ट थे क्योंकि बहुत लार्ज स्टेट थी। अब हमने देखा ना तीन तीन जो स्टेट हैं आज वो उसके पार्ट आज तीन तीन स्टेट में आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो उस टाइम पर वो कितनी बड़ी स्टेट रही होगी। दे निजम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो तो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस मिल जाए बिल्कुल। एंड ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। तो जो वहाँ के जो रूलर थे वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचे जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया नवंबर 1947 में, फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हो रहे थे तब उस टाइम पर 1 साल के लिए एग्रीमेंट रखा गया। एक मूवमेंट जो है हैदराबाद की स्टेट में लाई गई हैदराबाद के लोगों के द्वारा, निजाम जो था उनके रूल के अगेंस्ट, क्योंकि अब ये जो मूवमेंट थी ये फोर्स में आ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ये मूवमेंट बन गई थी। जो पिजेंट्री थी तेलंगाना की, पिजेंट्स जो थे तेलंगाना रीजन की, वो निजाम के ऑपरेसिव रूल के विक्टिम थे, यानी कि निजाम जो था उन पर ऑपरेसिव रूल करता था, वहाँ का रूलर जो था ऑपरेसिव रूल करता था, एंड रोज अगेंस्ट हिम। तो बाकी के जो पिजेंट्स हैं वो भी उनके जो ये रूलर था इसके अगेंस्ट खड़े हुए। एंड वुमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंट द मूवमेंट इन लार्ज नंबर, वुमेन ने भी जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया। हैदराबाद टाउन वाज दिस नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और हैदराबाद का जो टाउन था वही मेन सेंटर था इस मूवमेंट का। जो कम्युनिस्ट थे हैदराबाद और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी वो भी इस मूवमेंट में खड़ी थी। और जो निजाम थे, जो रूलर थे, रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स, तो इन्होंने क्या किया, एक पैरामिलिट्री फोर्स को लॉन्च कर दिया, रिलीज कर दिया, जिसको रजाकार्स कहा गया। रजाकार्स ऑन दी पीपल, लोगों के ऊपर ये पैरामिलिट्री फोर्स जिसको रजाकार्स कहा गया उसको छोड़ दिया गया ताकि ये भी इसी तरीके से लोगों को ऑप्रेस्ड कर दे। एंड दी एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर, जो जो ये क्रूअल नेचर था इस रूलर का, तो इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं थी क्योंकि रजाकार्स ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन क्रिएट कर दिया। दे मर्डर्ड, मेम्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स, तो उन्होंने लोगों को मारा भी, लूटा भी, और इस तरीके से नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने टारगेट किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आर्मी को ऑर्डर करना पड़ा कि आर्मी वहां पर भेजी गई ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। और सितंबर 1948 में जो इंडियन आर्मी थी उसने निजाम की जो फोर्सेस थी यानी कि जो रजाकार्स थे उनको कंट्रोल कर लिया था। एंड कुछ डेज के कॉन्टिन्यूस फाइटिंग के बाद जो निजाम है उसको सरेंडर कर दिया गया और इस तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया में मिल गया। अब हैदराबाद के बारे में तो हमने पढ़ा, अब यहाँ पर एक और मणिपुर के बारे में भी बात आती है। तो हम जानते हैं मणिपुर के बारे में कि ये जो मणिपुर है, मणिपुर किस तरीके से इंडिया का पार्ट बना। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले की बात है, जो मणिपुर के महाराजा थे बोधा चंद्रा सिंह, मणिपुर के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था, बोधा चंद्रा सिंह। अब ये जो थे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। यानी कि ये कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कि गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसको साइन कर लिया गया, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ एश्योर करवाई इस मणिपुर के महाराजा को कि आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो आपके पास ही रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। यानी कि आप ये जो मणिपुर है
इस मणिपुर में जो लोग हैं उनके ऊपर जो महाराजा हैं उनका ही रूल चलेगा, यानी कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो किसके अंडर है, महाराजा के अंडर ही है। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन देखेगा, वो देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो देखेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये इस तरीके का एग्रीमेंट वहां पर साइन किया गया कि अंदर जिस तरीके की पॉलिसीज लानी है वो तो महाराजा लेकर आएगा, लेकिन बाहर किस तरीके से ट्रेड करना है या फिर फॉरेन पॉलिसीज क्या रहेंगी वो सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो इसलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। तो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन। अब पब्लिक का वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो गया कि इलेक्शंस कराने के लिए। फिर इलेक्शंस हुए मणिपुर में, सबसे पहले मणिपुर में ही इलेक्शन हुए। इंडिया की एक स्टेट मणिपुर ही थी जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन किए गए, वो थी कब हुए थे यहाँ पर, जून 1948 में। और जो स्टेट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। तो मणिपुर जो था वो फर्स्ट पार्ट था इंडिया का जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड इलेक्शंस करवाए। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर शार्प डिफरेंसेस थे। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर शार्प डिफरेंसेस थे ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, यानी कि जो वहां के लीडर्स थे उनका अलग अलग ओपिनियन था। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि मर्ज कर दो मणिपुर को इंडिया के साथ, लेकिन बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही थी कि ये जो सजेशन था इससे अपोज कर रही थी, मना कर रही थी कि नहीं, मर्ज नहीं करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने महाराजा को प्रेशराइज किया कि ये जो मर्जर एग्रीमेंट है इसको साइन कर दिया जाए। सितंबर 1949 में फिर इसको साइन कर दिया गया, महाराजा को परसुएड करके प्रेशराइज किया गया महाराजा को। तब जाकर ये मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ सितंबर 1949 में, विदाउट कंसल्टिंग, बिना इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मणिपुर की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे कोई कंसल्टमेंट इसमें नहीं हुई। एंड इससे बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट हो गया मणिपुर में, एंड द रिपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी फील किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक कार्टून गिवन है जो मणिपुर के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो ये जो मणिपुर का महाराजा है जो कि बोधा चंद्रा सिंह है, तो इनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर ये जो आम जनता है मणिपुर की वो है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे एग्रीमेंट करते हैं कि आप जिस पोजीशन पर हैं आप रह सकते हैं, यानी कि जो मणिपुर के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से आपको ट्रीट करना है ये आपकी जिम्मेवारी है, हम तो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स देखेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये कार्टून था। अब मणिपुर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। So the process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely state. तो ये जो प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का, ये पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट, मतलब पार्टीशन जब हुआ था और जब इंटीग्रेशन यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया था जी, हमने मणिपुर के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा जो कि इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट हो गई थी। तो इनके बाद भी ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होता है, उसके आगे भी प्रोसेस है। मतलब प्रिंसली स्टेट तो मिल ही गई, इंटीग्रेट हो ही गई, पार्टीशन भी हो गया, उसके साथ भी लोग भी डिवाइड हो गए, लेकिन फिर भी ये जो नेशन बिल्डिंग है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो चैलेंज था वो था इंडियन स्टेट की अंदर की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का जो था चैलेंज था। एंड दिस वॉज नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इसका मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिविजन्स नहीं है, बाउंड्रीज हैड टू बी drawn in a way so that linguistic and cultural plurality of the nation of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. तो जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरीके से ड्रॉ की जानी चाहिए कि जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर और जो कल्चरल के बेसिस पर जो कंट्री का जो डिवीजन है वो हो, लेकिन उससे यूनिटी जो है कंट्री की, नेशन की जो यूनिटी है वो इफेक्ट ना हो।
जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो जो स्टेट बाउंड्रीज हैं उनको ड्रॉ किया गया था या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर, या फिर सिंपली कोइंसाइडेड विद टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। तो जो स्टेट बाउंड्रीज है वो या तो इस तरीके से ड्रॉ की गई थी कि जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम कर पाए, या फिर इस तरीके से ड्रॉ की गई थी जहां टेरिटरीज के बेसिस पर ड्रॉ की गई थी, सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज, जो टेरिटरीज या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एनेक्स की गई थी, या फिर जो टेरिटरीज प्रिंसिपली जो पावर्स हैं जहाँ पर प्रिंसेस जो हैं वो रूल करते थे। तो ये जो टेरिटरीज थी ये इन दोनों चीज़ों से बिलोंग करती थी, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर रखी थी, या फिर प्रिंसली पावर्स जो है इस पे रूल करती थी, या फिर बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर ड्रॉ की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस को देखते हुए कि वो किस तरीके से इफेक्टिव काम कर सकती है। हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसने ये जो डिविजन्स थे इसको आर्टिफिशियल कह के इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है कि ये डिवीजन सही नहीं है। नेशनल मूवमेंट हुई थी तो नेशनल मूवमेंट ने ये जो डिविजन्स हुए थे उनको आर्टिफिशियल बता दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और प्रॉमिस किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जाएगा, किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर टेरिटरीज के ऊपर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर किया जाएगा। इनफैक्ट नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तो जो प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। तो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंग्वेज जो है उसी के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की गई, ऐसा मतलब डिस्कस किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टी है उसके द्वारा। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी जो कि लिंग्विस्टिक जोन्स के द्वारा क्रिएट की गई थी, विच डिड नॉट फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो इसने भी मतलब जो कमेटीज थी वहाँ पर भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर जोन्स बने थे अलग अलग, उसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो डिवीजन जो है उसको फॉलो नहीं किया। चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद, और हमारे जो लीडर्स थे उनको लगा felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption। हो सकता है कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाएंगे तो उससे डिसरप्शन क्रिएट हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, यानी कि यूनिटी ना रहे। क्या पता स्टेट जो है, कंट्री जो है उसमें यूनिटी ही ना हो, यूनिटी ना रहे अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर बना दे तो। So it was also felt that this would draw attention away from social and economic challenges। ऐसा भी सोचा जा रहा था कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर लोगों की स्टेट ही क्रिएट करने में रह जाएंगे तो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उन पर हम कब अटेंशन देंगे, दैट द कंट्री फेस, जो कंट्री उस टाइम पर फेस कर रही थी। तो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। तो जो सेंट्रल लेवल पर जो पावर थी, सेंट्रल लीडरशिप जो थी, तो तब डिसाइड किया गया कि इन मैटर्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट। जो पोस्टपोनमेंट करने की जो ज़रूरत थी वो इसलिए भी फील की गई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट का भाग्य था ना वो डिसाइड नहीं हुआ था, फेट डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट का भी जो फेट है वो डिसाइड नहीं हुआ था। ऑल्सो मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश, और पार्टीशन अभी अभी हुआ था तो इसलिए भी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जो डिसीजन था नेशनल लीडरशिप का, दैट वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स एंड दी पीपल। यानी कि ये जो नेशनल लीडरशिप का डिसीजन था तो यहाँ पर लोकल लीडर्स ने आवाज़ उठाई, लोकल लीडर्स ने और लोगों ने, कि मतलब ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गई तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, जो लोग तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पर, एंड द ओल्ड मद्रास प्रोविंस ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। तो ये जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वो कहाँ का था, मद्रास प्रोविंस का था। विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते हैं, केरला एंड कर्नाटका। जो विशाल आंध्रा मूवमेंट हुई थी वो आंध्र प्रदेश ने एक सेपरेट मूवमेंट
आंध्र ने एक सेपरेट आंध्र के लिए, मतलब लोगों जो वहाँ के लोग थे ना, तो उन्होंने सेपरेट आंध्र के लिए एक मूवमेंट चलाई थी, विशाल आंध्रा उसको नाम दिया गया। डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ना, उनको मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए, ऐसा वहाँ पर डिमांड उठी थी, ऑफ विच दे वर पार्ट एंड बी मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रोविंस। और ये भी मद्रास प्रोविंस का ही एक पार्ट थी, आंध्र प्रोविंस भी मद्रास प्रोविंस का ही एक पार्ट था। तो ये चाहते थे कि इनका भी एक सेपरेट से इनकी स्टेट बन जाए, जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बन भी थी। जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र रीजन में, वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के फेवर में थी ऑफ द मद्रास प्रोविंस की। मद्रास जो प्रोविंस है, ठीक है, तो ये जो मद्रास है, यहाँ से लैंग्वेज के बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया जाए, इस चीज़ के फेवर में बहुत से लोग थे। ये जो मूवमेंट थी, इसने मोमेंटम पकड़ लिया एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अच्छे से डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी, अपने ओपिनियन को डिसाइड नहीं कर पा रही थी। इसने तो पोस्टपोन भी कर दिया था लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इसलिए जो लोग हैं उन्होंने मूवमेंट चलाई और मूवमेंट ने मोमेंटम भी ले लिया, यानी कि वो अपने चरण पर पहुंच गई। एंड पोटी श्रीरामुलु जो थे, तो ये एक कांग्रेस लीडर थे एंड अ वेटरन गांधीयन, ठीक है, गांधी जी को भी फॉलो करते थे। वेंट ऑन इनडेफिनेट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। तो इन्होंने भी यहाँ पर फास्ट रखा, यानी कि भूख हड़ताल की, और इस तरीके से 56 दिनों के बाद, 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। एंड दिस कोज्ड ग्रेट अनरेस्ट। अब इससे बहुत अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं, वायोलेंट आउटबर्स्ट होते हैं, लोगों में गुस्सा आ जाता है आंध्र रीजन में। और जो लोग हैं काफ़ी सारे नंबर्स में, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं। बहुत सारे इंजर्ड भी होते हैं, मतलब लड़ाई वगैरह यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको चोटें भी लगती हैं, अपनी जो लाइफ है वो भी खो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि पुलिस जो है वो इस पीस कर बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए फायरिंग भी करती है। इस वजह से लोग अपनी जो जिंदगी है वो खो बैठते हैं। मद्रास में जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने अपनी सीट्स जो है उनको रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सेपरेट आंध्र स्टेट जो है उसका क्रिएशन किया जाएगा, और इसका क्रिएशन कब हुआ? दिसंबर 1952 में। तो यहाँ पर एक मैप भी दे रखा है, पहले इस मैप को स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो मैप है वो है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। तो 1961 का मैप है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का ये मैप है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर डिमांड उठ रही थी, और फाइनली यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है सेपरेट स्टेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। रीड दी मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि ओरिजिनल स्टेट बतानी है जहाँ से ये जो स्टेट्स हैं उनको बनाया गया था। तो गुजरात को किससे बनाया गया था? जो गुजरात स्टेट है वो यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट जो है वहाँ से बनी थी। हरियाणा जो है वो पंजाब से बनी थी। मेघालय जो है वो असम से बनी थी, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। सेकेंड क्वेश्चन है नेम टू स्टेट दैट वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हमें दो स्टेट बतानी है जो कि पार्टीशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो ये हमने पीछे जो वीडियो थी उनमें भी हमने देखा। तो ये दो कौन सी स्टेट्स थी? वो थी बंगाल एंड पंजाब। नेम्स टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। तो हमें दो स्टेट्स बतानी है जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पर? एक तो ये हो जाएगी गोवा, दमन एंड दीव, जो कि एक टाइम पर ये भी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। और साथ ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है जो पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। वैसे ही यहाँ पर मणिपुर और जो मिजोरम है वो भी पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन इस मैप में जो है
यहाँ पर मणिपुर नहीं है उस टाइम, मिजोरम नहीं है उस टाइम पर, मिजोरम नहीं बना था, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव में से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो फॉर्मेशन थी आंध्र प्रदेश की जो फॉर्मेशन थी, स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट। तो इस तरीके से जो स्ट्रगल था ना वो और भी फास्ट हो गया, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स थी अब वो भी डिमांड कर रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर उनको भी क्रिएट किया जाए, उनकी स्टेट भी क्रिएट की जाए। तो कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी यहाँ पर डिमांड उठने लगी थी। एंड ये जो स्ट्रगल थे फोर्स्ड, इन स्ट्रगल ने, ये जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे थे तो इसने फोर्स किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करना पड़ा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 1953 में, और लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रिएट करने के लिए, उनको रीड्रॉ करने के लिए ये देख सके, मतलब ये जो स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का काम था। तो ये किसने संभाला? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। तो जो कमीशन था उसने in its report accepted that boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो लैंग्वेजेस जो है उसको भी रिफ्लेक्ट करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के बेसिस पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको पास किया गया 1956 में। और इससे क्या हुआ, इस टाइम पर दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट, 14 स्टेट्स वहां पर बनाई गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स वाज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो डिमांड थी ना वो सेपरेट स्टेट्स की डिमांड थी। तो ऐसा भी फील किया जा रहा था तो कि इससे कंट्री जो है उसकी यूनिटी जो है वो नहीं बन पाएगी, कंट्री में यूनिटी जो है वो नहीं रहेगी, ऐसा भी फील किया जा रहा था। ये भी फील किया जा रहा था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उसकी वजह से सेपरेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। फोस्टर सेपरेटिज्म का मतलब है, सेपरेटिज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है एडवोकेसी, दी एडवोकेसी ऑफ कल्चरल, एथनिक, ट्राइबल, रिलीजियस, रेशियल, गवर्नमेंटल और जेंडर सेपरेशन फ्रॉम लार्जर ग्रुप, यानी कि सेपरेट हो जाना किसी भी बेसिस पर। तो फोस्टर सेपरेटिज्म का मतलब है कि सेपरेटिज्म जो है वो बहुत जल्दी हो रहा था, सेपरेटिज्म जो है वो डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेशन नेशन, और जो कि हमारा जो नेशन है उस पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन जो लीडरशिप थी अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो फाइनली जो लीडरशिप है, जो लीडर्स हैं, जो पब्लिक है उसके प्रेशर में आकर फाइनली लीडर्स ने भी क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में ही काम किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए। इट वॉज होप दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रिलीजन, थ्रेट ऑफ डिवीजन सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। ऐसा भी फील किया जा रहा था, ऐसा होप किया जा रहा था कि शायद अगर हम रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स जो हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, रीजन जो है उनको क्रिएट कर दे लैंग्वेज के बेसिस पर, तो जो थ्रेट है डिवीजन का और सेपरेटिज्म का ये कम हो जाएगा। बिसाइड्स accommodation of regional demands and formation of linguistic states were also seen as democratic। ऐसा भी फील किया जा रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट कर देते तो ये डेमोक्रेटिक भी है। एंड नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स, अब ये 50 साल से भी ज़्यादा हो गया कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट हुए। एंड वी कैन से कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं इन स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसको चेंज कर दिया है, लीडरशिप का भी जो नेचर उसको चेंज कर दिया इन सम बेसिक वे। एंड द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। जो पॉलिटिक्स और पावर का जो अब वे है, जो पाथ है वो अब ओपन है, जो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल नहीं है उनके लिए भी।
and linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing of state boundaries. जो linguistic reorganization है वो यूनिफॉर्म बेसिस देती है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए, एक यूनिफॉर्म मैनर देती है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए, and it did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier. पहले के लोग क्या सोच रहे थे कि इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसने नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, कम नहीं किया, रेड्यूस नहीं किया, बल्कि स्ट्रेंथन किया. एंड अबव ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स क्रिएट हुई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट हुई, तो उसने डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट कर लिया. एंड व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, जब भी हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंडिया के पास एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. नॉट डज इट मियरली मीन दैट इंडिया अडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन. ना ही इसका मतलब प्रॉपरली ये होता है कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम होता है, इलेक्शंस होते हैं. चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग. अब ये ऐसा किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है उसने जो डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, विच कुड एट टाइम बी ओपोजिशनल. डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ, and much of politics in the later period was to take place within this framework. तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट्स को क्रिएट कर दिया तो डेमोक्रेसी जो है वो भी एनहेंस हुई है. तो हम सिर्फ ये रीज़न नहीं दे सकते कि डेमोक्रेसी का, हम सिर्फ ये रीज़न नहीं दे सकते कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में या फिर इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, बल्कि इसका ये भी रीज़न है कि इंडिया ने जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको भी एक्सेप्ट किया है, डिफरेंसेस ऑकर करते हैं ये भी एक्सेप्ट किया है. साथ ही जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स का क्रिएशन है उसको भी एक्सेप्ट किया था उस टाइम पर, और जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनको क्रिएट भी किया था. तो यही टॉपिक था जिसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ था. यहाँ पर एक और बॉक्स है पोटी श्रीरामुलु जो है उनका. तो गांधीयन वर्कर, तो ये गांधीयन वर्कर थे, गांधी जी के वर्कर थे. लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है उसको छोड़ दिया सोल्ट सत्याग्रह में, और इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया. 1946 में इन्होंने फास्ट रख लिया, भूख हड़ताल कर ली, डिमांड किया कि जो टेम्पल्स हैं मद्रास प्रोविंस में वो दलित्स के लिए भी ओपन होने चाहिए. Undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra. Died during the fast on 15 December 1952. तो इन्होंने भी डिमांड की थी कि आंध्र प्रदेश जो है उसकी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए. एंड 19 अक्टूबर 1952 पर इन्होंने फास्ट रखा और 15 दिसंबर 1952 पर इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉक्स था. तो इसमें हमने इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स क्रिएट की गई, पहले तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मना कर दिया या फिर कह सकते पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि पार्टीशन उसी टाइम पर हुआ था. लेकिन फिर बाद में लोगों ने डिमांड जो है वो उठाई, और पब्लिक प्रेशर पर आने की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए जिसमें उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट भी करा. पहले क्यों नहीं क्रिएट कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो डर रही थी कि कहीं ऐसा करने से जो कंट्री है उसमें वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए या फिर जो कंट्री की यूनिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए. लेकिन बाद में जो रिजल्ट है वो देखा गया स्टेट्स को क्रिएट करने के बाद, तो जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा, और इससे जो है यूनिटी रेड्यूस होने की बजाय यूनिटी इंक्रीज हुई थी. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.